क्या साउंड बताइए। घबराहट है या बिल्कुल नहीं आ रही? इसमें थोड़ा सा ठीक है। निरंजन जी बताइए, आवाज क्लियर है? अरे नहीं तो इधर क्यों नहीं आई बता रहा। अगर आप स्क्रीन तरफ आते हैं तो आवाज सही आती है। अच्छा इधर fan कारण है क्या? अब ठीक होगा, थोड़ा फैन के कारण हो सकता है आवाज में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलो। एक बार अपना आप नंबर यहाँ लिखिए, मान लीजिए कुछ होता है बीच में, आपको हम सेव भी कर लेंगे आराम से। अभी इस पर लिख दीजिए नंबर। एक कलम है, चला ही ना बस लीजिए नहीं, इस पर टाइप कर दीजिए। सेव कर लिख दीजिए। हाँ अपना मान लीजिए कि बीच में कुछ होता है ना तो आपको एक बार हम कॉल कर पाएंगे। रोशन जी है ना ये भी, नाम भी अपना बता दीजिए। नीतीश। आइए। चलिए अब पढ़ा जाए। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का उम्मीद है आज आखिरी क्लास होगा आपका। हम लोग तीनों प्रमुख सिस्मिक वेव्स को पढ़ लिए हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है अब इसको देखेंगे कि विभिन्न आई भूगोलविदों ने जियोलॉजिस्ट एंड जियोग्राफर ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को
आंतरिक संरचना को विभिन्न परतों में विभाजित किया है। तो कई सारे ऐसे आपको विद्वानों के विभाजित किया है, परंतु इन सभी मतों में ये जितने भी क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण दिए गए हैं, इन सभी मतों में सिस्मोग्राफी, भूकंप विज्ञान, के आधार पर विभाजित परतों को सर्वाधिक मान्यता प्रदान की गई है। जिसकी व्याख्या, मतलब कि बहुत सारे मत हैं, उसमें सबसे प्रमुख मत जो भूकंप विज्ञान पर है आधारित वो है, और उसमें एक संस्था है वर्ल्ड वाइड लेवल पर, मतलब विश्व स्तर पर उसके द्वारा जो व्याख्या किया गया वो है, उस संस्था का नाम लिख लीजिए, जिसकी व्याख्या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी, DESY है यहाँ, जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। द्वारा की गई है। तो ये संस्था को भी नाम याद रखना है। पृथ्वी की आकृति, उस पर बदलाव, इन सबको लेकर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। हाँ, इनके हिसाब से क्या है, इन्होंने जो डिवाइड किया है वो डिवाइड किया है भूपटल या भूपर्पटी, हिंदी में कहेंगे इसको, इंग्लिश में इसको कहेंगे तो हम लोग क्रस्ट। दूसरा है आपका मेंटल, और तीसरा है आपका अंतरतम या क्रोड या कोर। ये डिवीजन, इसको हम लोग मॉडर्न डिवीजन भी कहते हैं, आधुनिक वर्गीकरण, जिसको दिया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। चलिए अब आइए इसमें एक एक करके देखेंगे इसमें क्रस्ट, मेंटल, कोर, और उसके बाद और भी कुछ विद्वानों ने जो दिया है उसकी भी व्याख्या करेंगे। अब इसको जैसा कि पिछली क्लास में भी आप देखे होंगे कि एक मैप के माध्यम से इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला यहाँ पर
एक मैप को ड्रॉ किया जाए। आप ये हर एक किताब में भी देखते होंगे, ये मैप जो है ये पृथ्वी का केंद्र से लेता हुआ एक भाग हमने निकाल लिया है इसमें, और इसमें हम बनाएंगे पर्वत पठार वगैरह सब कुछ। अब जैसे कि ये पर्वत है, अब ये कुछ पठारी संरचना है, ये कुछ समुद्री भाग है, ये कुछ मैदानी भाग हैं आपके। और हालांकि क्रस्ट का भूमिका बहुत पूरे इलाके में मात्र 1% से भी कम होता है, मगर चूंकि जगह ज़्यादा देना होगा समझने के लिए, मगर ये पूरे पृथ्वी का क्रस्ट जो है वो 1% से भी कम पार्ट पर है। तो ये हमारा पर्वत हो गया, ये मान लेते हैं पठार है। इसको थोड़ा और गहरा कर लीजिए कि ज़्यादा अच्छा लगे। ये महासागर है या सागर है, इसको मान लीजिए मैदान। ठीक है, ब्रंश वगैरह सारी आकृतियां इसमें मिल गई। अब यहां पर एक और भी चीज गौर करना है आपको, मगर खैर उसको दुर्बलता मंडल जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी ये भाग जो है ये 0 किलोमीटर, मतलब कि ये आपका सरफेस है, धरातल। तो पहला यहाँ हेडिंग लिख भी देते हैं, नंबर 1 में आपका क्रस्ट। और ये औसतन अगर हम देखेंगे तो ये 30 किलोमीटर गहरा होता है। यानी कि यहाँ पर पहला चीज हमें याद रखना है कि क्रस्ट की औसत गहराई 30 किलोमीटर। दूसरा, स्वाभाविक है कि कोई अगर पर्वत है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि अगर ये माउंटेन्स हैं तो स्वाभाविक है कि उसका बेस भी क्या होगा, ज्यादा गहरा होगा। एनसीईआरटी इसको कहता है, मैं हूबहू आपको लाइन को पढ़ के बताता हूं, 70 किलोमीटर। ये कहता है एनसीईआरटी कि महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर, महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर, और मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक हो जाती है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी या क्रस्ट की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर। तो अब इसमें हायर एजुकेशन को मिलाकर अगर आप देखिएगा तो ये जो पर्वत है इसकी गहराई कहीं ना कहीं जो है वो पर्वतों की ये 100 किलोमीटर तक, 70 से 100 किलोमीटर देखी जाती है आपकी। तो मतलब कि यहां पर क्रस्ट की औसत गहराई इतनी हो गई आपकी। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि महाद्वीपों की औसत गहराई, आगे चलकर इसी को आप बोलिएगा सियाल की औसत गहराई, मगर अभी हम लोग महाद्वीप याद रखेंगे। औसत गहराई ये भी आपका 30 किलोमीटर। महासागरों की औसत गहराई, अच्छा ये सब महाद्वीपीय क्रस्ट ऐसे करके लिखिएगा, महाद्वीपीय क्रस्ट, महासागर नहीं बल्कि मतलब लाइन से संदर्भ बदल सकता है। तो महासागरीय क्रस्ट की औसत गहराई ये जो होता है, ये एनसीईआरटी 5 लिखा है, आप लिखिएगा इसको 5 से 10 किलोमीटर तक, मिनिमम 5 तक देखा गया। क्वालिटी 240 का ऑप्शन आ रहा है, नहीं उसको उसको देखिए जरा, उसमें तो हमको लगता है उसमें हर एक प्रकार का रिजोल्यूशन बढ़ाया जा सकता है। ऐसे हम बात करेंगे क्लास के बाद क्या है। 240 पर ही आता है क्या वीडियो? अच्छा कोई बात उसको आप बढ़ाया जा सकता है, नो डाउट। उसमें अगर नहीं होगा तो
अच्छा अच्छा, उसको है ना, उसका क्या टर्मिनोलॉजी एक बार हम पूछ के मैसेज कर देंगे आपको ग्रुप में, ठीक है। तो महासागरों की औसत गहराई 5 से 10 किलोमीटर, महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत गहराई 30 किलोमीटर, और पर्वतीय भागों में, अब ये जितना ऊंचा पर्वत उतना गहरा आधार, तो पर्वतीय भागों में जो है वो 70 से 100 किलोमीटर तक आपको गहराई मिलेगी, ये कमोबेश। अब आइए इसमें कि इसको भी दो भागों में बांटा जाता है क्रस्ट को। ये आपका हो गया अपर क्रस्ट, और ये हो गया लोअर क्रस्ट, निचली क्रस्ट। तो क्रस्ट का विभाजन है दो भागों में। एक ऊपरी क्रस्ट, एक निचली क्रस्ट। कोई एग्जैक्ट किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा कि इसका एग्जैक्ट डिवीजन क्या है, क्योंकि हम सीधी लाइन डालते हैं मगर ऐसा सीधा होता नहीं है। कहीं पर ये 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, कहीं 15 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर, ये होगा आपका जिसका डिवीजन करते हैं। और ये सभी बांटने का आधार क्या है? ये सबके बांटने का आधार है कि भाई ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को बांटा गया है, इसका मतलब कि इसके बीच में घनत्व के संबंधित क्या हो जा रहे हैं, आपके आधार बन रहे हैं, ठीक है। अब आइए इसके बाद ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। अब यहां देखिएगा ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट की खासियत क्या है? ऊपरी क्रस्ट की खासियत है चूंकि यह परत वायुमंडल, हाँ ऊपरी क्रस्ट जो है, अब चूंकि अपर जो लेयर है वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और साथ ही साथ बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी हो रही हैं। बहुत सूक्ष्म जीव से लेकर बिल बनाने वाले जीव जंतु सभी रह रहे हैं उसमें, है ना। तो चूंकि यह परत वायुमंडल से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है या संलग्न है, तथा बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैविक प्रक्रिया भी संपादित होती है, इन कारणों से यहां वेदरिंग, अपक्षय की प्रक्रिया बेहद प्रभावशाली होती है। नीचे तो तोड़फोड़ होगा नहीं, जिस कारण ऊपरी क्रस्ट में, देखिए एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपरी क्रस्ट में क्षैतिज आधार पर, मतलब कि पहले लिख देते हैं, आधार पर अवसादी चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। मतलब सिंपल, अगर हम ये क्रस्ट को निकालें तो ये ऊपर वाला भाग है ऊपरी क्रस्ट,
अब इस ऊपरी क्रस्ट के क्षैतिज रूप से, मतलब कि ऊपर वाला भाग में आपको ज्यादा क्या मिलेगा, अवसादी चट्टान। और इस पूरे एरिया के अगर हम अपर लेयर पर बात करेंगे तो लगभग 90 से 95% भाग जो है वो, या ऐसे समझिए कि ये जो ऊपर का भाग आप देख रहे हैं जिसमें अवसादी है, इसको अगला लाइन क्या लिखिएगा कि ये अपर लेयर के, हम बता दे रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए, अपर लेयर के क्षैतिज आधार पर अवसादी चट्टान कितने परसेंट पर, 75%। ठीक है, मगर इसके निर्माण में अगर आपको पूछेगा, ये पूरा के निर्माण में, तो आपको बताना है कि 95% से अधिक किसकी भूमिका होती है, आग्नेय चट्टान। फिर से देखिए, ये पूरा क्रस्ट है आपका, ये पूरा क्रस्ट है। अब इस पूरे क्रस्ट के ऊपरी ये जो छोटा भाग है, यही वायुमंडल से संपर्क में, यहीं पर जीव जैविक क्रिया भी हो रही है। तो क्षैतिज रूप से ऊपर में आपको ज्यादा क्या दिखेगा, अवसादी चट्टान। परंतु ये पूरा का निर्माण किससे से हुआ है, मूल रूप से आग्नेय चट्टान। तो थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसको अगले पेज पर हम लिख भी देते हैं, फिर बैक आते हैं। तो आप लिखिएगा यहाँ पर कि क्षैतिज आधार पर क्रस्ट के ऊपरी भाग के 75% भाग पर अवसादी या परतदार या सेडिमेंट्री रॉक की बहुलता पाई जाती है। हालांकि संपूर्ण क्रस्ट के निर्माण में 95% भूमिका, किताबों में इसको आग्नेय लिखता है मगर यह रूपांतरित भी होगी, 95% भूमिका आग्नेय एवं मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टानों की होती है। संपूर्ण पृथ्वी के 1% से कम भूभाग पर क्रस्ट का विस्तार पाया जाता है। यानी कि अगर यहां पर ऐसे भी पूछ दे आयतन को लेकर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संपूर्ण पृथ्वी के कुल आयतन का 1% से कम भाग पर क्रस्ट का विस्तार। ठीक है, हाँ बिल्कुल बताएंगे। ग्रेनाइट जो है और बेसाल्ट क्या है, इसमें जो ऊपरी लेयर है, जैसे कि देखिए चट्टान अगर अधिक पिघल जाए, उसको ज्यादा टेम्परेचर में रहने पड़ रहा हो, किसी ऐसे लेयर में जहां पर चट्टानों को अधिक तापमान में परमानेंट रहना पड़ रहा हो, तो वो चट्टान किस में कन्वर्ट होता है, बेसाल्ट। ठीक है ना। और ग्रेनाइट जो होता है जनरली अपर लेयर में होता है, या कह सकते हैं कि क्रस्ट के जो सियाल वाला भाग है ना, उसमें ग्रेनाइट होता है आपका। तो उसकी पूरी चर्चा हम ग्रेनाइट और बेसाल्ट की भी यहां करेंगे, और मेन रूप से इसको हम लोग जब रॉक्स पढ़ेंगे तब हम अलग से देखेंगे ना, कि क्या कारण है कि कोई ग्रेनाइट जो है वो लाल है, कोई सफेद है, कोई ब्राउन है, तो उसमें कहीं आर्थोक्लाज मिल जा रहा है, कहीं हार्न ब्लेड मिल जा रहा है, तो बहुत सारे उसमें कारण है, मगर यहाँ चट्टान पर बहुत फोकस नहीं करेंगे हम लोग। अब आइए
तो इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा चीज वो ये है कि अगर हम बात करेंगे ऊपरी क्रस्ट का घनत्व, ऊपरी क्रस्ट का घनत्व, तो ऊपरी क्रस्ट का घनत्व लगभग आपका 2.8 और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और निचले क्रस्ट का अगर घनत्व की बात करें तो निचले क्रस्ट में आपको 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर मिलता है। ये जनरली 2.6 से 2.8 होता है, मगर हम सीधे आप याद रखिए 2.8 से 3, यानी कि कुल मिलाकर अगर दोनों को ले लीजिएगा तो 2.8 से 2.9 के बीच में क्रस्ट का घनत्व आपको पाया जाता है। अब हम लोग पहले भी पढ़े हैं सिस्मिक वेव्स में कि जहां घनत्व बढ़ता जाएगा पी तरंग की गति भी बढ़ती चली जाएगी। तो ऊपरी क्रस्ट में पी तरंग की गति कम होगी, निचले क्रस्ट में अधिक होगी। कितनी होगी यहां पर तो देखते हैं। ऊपरी क्रस्ट में आप लोग इसको लाइन बनाकर लिख लीजिएगा। ऊपरी क्रस्ट में पी तरंग की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड और निचले क्रस्ट में जो गति होती है वो 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। घनत्व में वृद्धि हुई और पी तरंग की गति में भी वृद्धि देखा गया। क्यों? क्योंकि अपर लेयर पर थोड़ा बहुत अवसादी है, नीचे बढ़ेंगे तो हमको प्रॉपर आग्नेय चट्टान ही मिलता है। और एक और चीज क्या, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में स्वाभाविक है अंतर इस आधार पर है कि घनत्व बदल जा रहा है चट्टानों का। तो ये जहां से घनत्व में अंतर दिखता है उसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी डिसकंटिन्यूटी, घनत्व में असंबद्धता। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में जो घनत्व संबंधित असंबद्धता है उसको किस विद्वान के नाम पर जाना जाता है? कोनराड। तो आप इसको क्या लिखिएगा? ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के मध्य घनत्व असंबद्धता बराबर कोनराड। ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के मध्य, ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के मध्य घनत्व संबंधी असंबद्धता, घनत्व संबंधी असंबद्धता को कोनराड असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। कोनराड असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। यहां पर ध्यान रखना है कि कई बार जैसे कि महासागर जनरली अपर क्रस्ट में होते हैं, परंतु महासागरों का जो निचला भाग है वो चला जाता है सामान्यतः किस बेल्ट में? निचली क्रस्ट वाले भाग। इसलिए आगे चलकर जब आपको हम बताएंगे कि ऊपरी भाग पर आपको ज्यादा सियाल मिलेगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे सीमा परत मिलेगी ना। तो एक एक करके इसको देखेंगे। अब आते हैं हम इसमें मेंटल में। तो ये क्रस्ट हो गया। अब आइए इसमें इसी में देखते हैं मेंटल। तो चलिए, तो यहां पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और ये 30 जीरो हो गया, ये 30 किलोमीटर हो गया। और ये जो है ये आपको कहीं कहीं 2880 भी मिलेगा, है ना। तो 2900 भी आप लिख सकते हैं इसको, कहीं कहीं आपको 2880 भी मिलेगा। तो जनरली दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा आपको। तो 2900 किलोमीटर, 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक का भूभाग जनरली मेंटल के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपको 30 से 700 किलोमीटर का जो भाग है इसको, हाँ, इसको कहते हैं ऊपरी मेंटल।
और ये जो हो गया आपका निचली मेंटल। निचली मेंटल। और अब ऊपरी मेंटल में भी एक परत होती है जो निचली क्रस्ट से जुड़ी हुई है। अब इसकी गहराई जो है, सामान्यतः हायर एजुकेशन में हम लोग पढ़ते हैं लगभग आपको, या फिर एनसीईआरटी भी क्या कहता है इसको, 200 से 400 किलोमीटर। मगर एग्जाम में जब आएगा तो संभवतः आप 200 किलोमीटर तक ही लगाइएगा। जैसे कि ये एक भाग है आपका, देखिए ये एकदम ऐसा नहीं कि इरेगुलर भाग है। और ये जो भाग आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं स्थेनोस्फीयर। ये भाग स्थेनोस्फीयर है। तो मतलब कि यहां अगर हम लोग देखें मेंटल, इसमें पहला लिखेंगे स्थेनोस्फीयर। स्थेनोस्फीयर को एक और नाम है, हिंदी में इसको कहते हैं दुर्बलता मंडल। और ये स्थेनोस्फीयर की गहराई जो होती है, ये आपको जो है, अगर एनसीईआरटी की बात करें, मगर ये किताब आंसर में 400 नहीं मानता, एनसीईआरटी कहता है इसको, इसकी गहराई कितनी तक आपको मिलती है, 400 किलोमीटर तक। मगर आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इसमें सामान्यतः इस, अब ये तो उप परत है, ऊपरी मेंटल का एक भाग है, सामान्यतः इस उप परत की गहराई 200 किलोमीटर तक मानी जाती है। तो आंसर में यही नोटिस करना है। मगर अगर 200 ना हो तो 400 लगाइएगा। तो इसको 200 ही याद करके आपको चलना। फिर आइए, इसमें स्थेनोस्फीयर वाला जो जोन है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। एक होता है गुटेनबर्ग असंबद्धता, मगर इसको कहा जाता है गुटेनबर्ग चैनल, तो कंफ्यूज कर सकता है। स्थेनोस्फीयर जहां अभी आपको हम बताएंगे, यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर मैग्मा आपको मिलेगा, तो इस भाग को गुटेनबर्ग चैनल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं यहां कि इसे गुटेनबर्ग चैनल। सामान्यतः गुटेनबर्ग चैनल जो है, ठीक है, ये जो स्टेनोस्फीयर है, कहां से कहां, 30 से 200, सामान्य रूप से हम लोग क्या पढ़े, 30 से 200 किलोमीटर, ठीक है ना। अब ये 30 से 200 किलोमीटर का जो स्टेनोस्फीयर का भाग है, इस भाग को हम लोग गुटेनबर्ग चैनल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वही गुटेनबर्ग साहब ने भी इसकी रिसर्च किया है, इस पर अपना व्यक्तित्व दिया के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। उसके बाद लिखेंगे इसमें स्टेनोस्फीयर में चट्टानें अर्ध तरल सेमी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। तो यहां पर पिघली अवस्था में लगभग स्टेनोस्फीयर के अधिकांश भागों में पिघली अवस्था में चट्टानें मिलती हैं। अब आइए इसको दो तीन चीजें और देखते हैं क्या है।
किसमें? अगर जैसे जैसे नीचे गहराई में जाएंगे घनत्व तो बढ़ेगा, मजबूती बढ़ती चली जाएगी आपकी। अपर वाला ऊपरी भाग कमजोर है ना। अब देखिए इसमें, अब देखिए यहां पर आप अगला क्या लिखेंगे कि भाई स्टेनोस्फीयर में चीजें पिघली हुई क्यों है। तो स्टेनोस्फीयर में चट्टानों के पिघली अवस्था में होने के कारण, अब इसके मूल रूप से कारण तो बहुत हैं मगर आपको 3 कारण याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कारण नंबर 1, कारण नंबर 1 ये है कि इसको यहां पर फिर से एक छोटा सा मैप बनाकर आपको बताते हैं कि ये जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, ये कोर है और ये आपका मेंटल है, ठीक। तो ये आपका क्रस्ट, ये आपका मेंटल और ये आपका कोर। बस ये ध्यान दिमाग में रखना है कि जैसे साइकिल की बॉल बेरिंग होती है वैसे ही तीनों भाग एक साथ मूव नहीं कर रहा है। क्रस्ट की स्पीड अलग है, अंदर का मेंटल का स्पीड अलग है, कोर का स्पीड अलग है, तीनों अलग अलग स्पीड से घूम रहा है। तीनों अगर एक साथ घूमता तो मान लेते जैसे कि ऊपरी भाग भी सपोज कीजिए कि 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमता, उसके नीचे वाला भाग भी, मेंटल वाला भाग भी 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, कोर वाला भाग भी 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होता, घर्षण ज्यादा नहीं होता। घर्षण कब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि ऊपरी भाग की गति कुछ और है। अच्छा ये भी बताइए कि ऊपर से नीचे जाने पर गति बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, क्योंकि नीचे जाने पर चीजें भारी होती जा रही, भारी होती चली जा रही है आपकी, है ना। अगर इसमें से कोई भी एक रुक गया तो पहली बात कि पृथ्वी पर हम और लोग तो कम से कम पृथ्वी पर रहेंगे ही नहीं, इतना तेज गति से रुकेगा कि हम लोग एस्केप वेलोसिटी होकर शायद किसी दूसरे मतलब कि ये है ना, तो वो कोई ना कोई स्थिति ऐसी बनेगी और बहुत सारी चीजें इससे अंदर का भाग, चलिए उसमें बात करेंगे। तो ये तीनों, तो अब यहां पर क्या लिखने के, पहला यहां पर लिखना है कि क्रस्ट, मेंटल, कोर परतों की गति अलग अलग है, परिणामतः घर्षण बल का प्रभाव अधिक होता है, जिससे क्रस्ट एवं मेंटल के मध्य उष्मा के अत्यधिक जनन से चट्टानें पिघली अवस्था में होती हैं। और यहां पर आपको गौर करना होगा, ये किस गहराई की बात कर रहे हैं? 40, 50, 60, 80, सब 100, 120, यही ना, 30 से 200 के बीच की बात कर रहे हैं। तो ये इतना गहरा नहीं है कि नीचे से एनर्जी बाहर तक ना आ सके। ये इस गहराई में है कि यहां जो भी उष्मा जनरेट हो रहा है ये पृथ्वी के धरातल तक भी आता है। तो पृथ्वी के धरातल तक जो आता है, तो इस प्रकार की एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार की एनर्जी कहते हैं, चूंकि भूमि के अंदर से आ रहा है, इसको कहते हैं भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल
थर्मल एनर्जी, ठीक है। हाँ, जियोथर्मल एनर्जी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये कोई पृथ्वी है और यहां पर आपको सपोज कीजिए कि यहां पर ये दुर्बलता मंडल का भाग है, ये मैग्मा है। अब इसमें बताएंगे आपको दुर्बलता मंडल भाग में पिघली अवस्था में मतलब मैग्मा है। अब इसको ऐसा कोई सोर्स, अब अंदर में क्या है, अब अंदर में मान लेते हैं कि यहां पर ये पानी का भाग है, ये पानी का भाग है, और यहां से कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो क्या हो रही है आपकी ऊपर की तरफ निकल रही है, पॉसिबिलिटीज है। तो ये भाग क्या हो सकता है, ये भाग पानी का भाग जो अब यहां पर जो होगा पानी, वो पानी के रूप में होगा, मगर इसके जो नजदीक होगा वो थोड़ा वाष्प रूप में होने की संभावना, वो एनर्जी स्टोर्ड है। अगर आने वाले भविष्य में यहां पर पाइपलाइन देकर उसको क्या कर सकते हैं आप, अगर उसको निकाल ले तो उस वाष्प का इस्तेमाल आप किसमें कर सकते हैं, एनर्जी को बनाने में। और बहुत ज्यादा एनर्जी होती है वो, जो हम आज साधारण एनर्जी जो अब यूज कर रहे हैं उसको तुलना में उसमें बहुत ज्यादा उष्मा संग्रहित होती है। और अगर कहीं से रास्ता मिल गया तो यही चला आता है क्या, अगर रास्ता मिल गया तो क्या आ गया आपका, ज्वालामुखी आ गया। और रास्ता नहीं मिला तो नीचे के भाग को वो गर्म किए हुए है, और नीचे मान लेते हैं कि कोई एक नीचे एक फॉल्ट है, मान लीजिए इसको फॉल्ट मान लीजिए, पृथ्वी के नीचे दरार है और दरार है, और इस दरार के माध्यम से इसकी हीट जो है वहां तक जा रही है, और यहां पर कोई वाटर बॉडीज है, और ये वाटर बॉडीज गर्म हो जा रही है, और गर्म होकर ये क्या हो जा रहा है आपका ऊपर चला रहा है, और ऊपर आ जा रहा है, तो आप कह देते हैं कि सूरज कुंड गर्म जल कुंड है। तो गर्म जल कुंडों का भी क्या हो जाता है, इससे आपका विकास हो जाता है। वहां पर उतना प्रेशराइज चीजें नहीं है कि वो पूरा मैग्मा बाहर आ जाए, मगर आंतरिक भाग में अगर वो गर्म जल कुंड पाए जा रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उस जगह से आने वाली ऊर्जा का कारण है। तभी तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का दो प्राकृतिक स्रोत, 99.9% हमें कौन ऊर्जा दे रहा है, सूरज। मगर जो थोड़ा बहुत ऊर्जा और मिल रही है प्राकृतिक रूप से, वो पृथ्वी के आंतरिक रूप से मिल रहा है। और पृथ्वी के आंतरिक रूप से 700 800 1000 5 मतलब कि 2000 किलोमीटर से वो ऊर्जा नहीं आ रही है, वो ऊर्जा आ रही है इसी वाले भाग से आपका, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मेंशन करना है, तो चट्टानें पिघली अवस्था में होती है और इस स्थान से निकलने वाली ऊर्जा को जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम लोग को लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे नाम है। लद्दाख में एक घाटी का नाम है पुगा घाटी, हिमाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है मणिकारम। ये सभी जगह जो हैं वो क्या है, बड़े पैमाने पर जियोथर्मल एनर्जी की संभावनाएं हैं। तो हिमालय पर ये ऐसी क्यों कंडीशन बनी, हिमालय पर इसलिए कंडीशन बनी कि जो भाग फ्लैट होगा उस सारा जगह अपना दबाव एक ही प्रकार का डालता है, वहां से निकलना थोड़ा मुश्किल। जो भाग बहुत आड़ा तिरछा घुमा फिरा है तो ये सब जगह कमजोर हो जाता है, जहां से पॉसिबिलिटी इस प्रकार की ऊर्जा की ज्यादा होती है, ठीक है ना। और उसका कारण आगे भी बताएंगे, मगर इतना नहीं जाना है हम लोग। हाँ, इतना जरूर याद रखना है कि जियोथर्मल होता क्या है आपका, और इस एनर्जी को भविष्य में हम और आप देखेंगे इसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। एक कारण तो ये घर्षण जो हो रहा है घूर्णन के कारण। दूसरा कारण है प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी, प्लेट विवर्तनिक या टेक्टोनिक क्रियाविधि। ये एक कारण है जिसके कारण स्टेनोस्फीयर पिघली अवस्था में है, या ये वो कारण है जिससे स्टेनोस्फीयर में ऊष्मा ज्यादा जनरेट हो रही है, आपकी ज्यादा जनरेट हो रही है। जैसे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, अब हम लोग यहां पर अभी थोड़ी देर पहले नक्शा बनाया, यहां पर एक पहाड़ बना दिया, पठार बना दिया, एक हमने ऐसे करके बना दिया आपका, ये क्रस्ट का रूप ले लिया। मगर ये कायदे से देखा जाए
तो हमारा जो अर्थ है ये डिफरेंट प्लेट से बना हुआ, मान लेते हैं कि पृथ्वी है हमारा ये, और पृथ्वी के ऊपरी भाग में ये अलग अलग क्या है आपके, ये प्लेट्स हैं, ये अलग अलग प्लेट्स हैं, ये अलग अलग प्लेट है। और चूंकि इतना बड़ा बनाने का मकसद है, इतना साइज में नहीं है मगर बड़ा इसलिए बनाया ताकि दिख जाए, और यही आपको क्रस्ट कहते हैं, यानी कि क्रस्ट विभिन्न प्लेटों में बटा हुआ है। और ये प्लेटें एक दूसरे के या तो आमने सामने जा रही हैं, अब ये दोनों आमने सामने आ रहा है तो मतलब कि इससे अलग हो रहा है, ठीक है ना। तो कहीं पर ये आपस में टकरा रही है तो कहीं पर ये अलग हो रही है। तो अब आप इसी चीज को, मैप को, यहां पर जो मैप बनाए हैं इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। ये हमारा मैप बनाया हमने, और यहां पर हम ऐसे, ये मान लीजिए कैसे करके पहाड़ बनाए, और यहां पर हम ऐसे अगर दिखा दे तो गलत तो नहीं होगा। ये प्लेट क्या हो रहा है आपका, एक भाग जो है वो नीचे की तरफ भी जा रहा है आपका, कोई भाग अगर इसके ऊपर वाला भाग कहीं नीचे भी जा रहा है तो कहीं पर क्या हो रहा है, वो अलग भी हो रहा है। चलिए अलग करके भी इसको एक बार, जैसे, हाँ, हाँ, यूरेशियाई प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अंगारा लैंड तो आपको ये गोंडवाना और ये जो लॉरेंसिया को अंगारा लैंड के नाम से जाना है, तो ये अलग अलग नाम है। वो तो पैंजिया जब टूटा तो दो बड़े भाग जो बने ना उसको नाम दिया गया, मगर जो आपका हिमालय का निर्माण हुआ है, हिमालय यानी कि हिमालय प्लस हिंदू कुश प्लस सुलेमान प्लस अराकान योमा, ये जो पूरा बेल्ट है सब बना है यूरेशिया प्लेट के नीचे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे जाने के कारण। तो यहां पर मान लीजिए कि ऊपरी भाग में अगर हम ऐसे बना देते हैं तो इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, ये इसको ऐसे कर लीजिए। तो यहां पर कहीं पर ये प्लेट एक दूसरे से क्या हो रहे हैं आपके, अलग भी हो रहे हैं, कहीं पर क्या हो रहा है, यहां पर ये टकरा रहा है, और यहां पर ये क्या हो रहा है आपका, अलग हो रहा है आपका। तो यहां से पॉसिबिलिटीज क्या होगी, यहां से परत जो है वो कमजोर है, तो कमजोर परत होने के कारण यहां पर, यहां से ये ज्वालामुखी के आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो कहीं से निकल रहा है और कहीं ये अंदर जा रहा है आपका। तो ये अंदर जा रहा है तो कहां जा रहा है आपका, ये अंदर अगर जा रहा है तो ये जा रहा है किस वाले भाग में, ठीक है। या आप कह सकते हैं कुछ निचला मेंटल और कुछ स्टेनोस्फीयर वाले भाग में जा रहा है। तो वहां जब जा रहा है वो, तो कोई चीजें घटना घटित हो रही है। अब ये मान लेते हैं कि ये एक पॉकेट है ना, ये एक मान लीजिए कि एक झोला है, एक थैला है। अब इसमें क्या है, इसमें मैग्मा भरा हुआ है, और जब ज्यादा इसमें क्रस्ट प्लेट अगर नीचे की तरफ आएगा तो ये पिघलेगा, जाकर नीचे तो मैग्मा को रास्ता चाहिए कहीं, भाई नीचे तो ठोस है निकलने के लिए। अब निकलने के लिए कमजोर धरातल देखेगा, तो कमजोर धरातल उसको कहां मिलेगा, जहां दो प्लेट अलग हो रही है, या और कहां मिलेगा, जहां पर समुद्र और स्थल मिल रहे हो। ऐसे कमजोर स्थल पर वो क्या करेगा, वो निकलने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल का मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा भाग आप देख रहे हैं, यहां पर कई जगह प्लेट्स अंदर की तरफ घुस रही हैं, और उसके घुसने के कारण क्या हो रहा है, यहां पर उष्मा का जनन हो रहा है। तो प्लेट विवर्तनिक क्रियाविधि में आप लिखेंगे यहां पर कि पृथ्वी का क्रस्ट विभिन्न प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेट कहीं एक दूसरे से टकरा रहे हैं, या अलग हो रहे हैं। दो प्लेटों के जब कॉलिजन होता है, टकराने से भारी प्लेट क्षेपित होकर, मतलब नीचे जाकर क्षेपित होकर
दुर्बलता मंडल में पहुंचता है और क्रस्ट का अत्यधिक ताप में गलन प्रारंभ होता है। ये घटनाक्रम हो रही है, पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक नहीं पढ़ना है हम लोग को। और कहीं से निकल रहा है तो मैनेज हो रहा है, कहीं से अगर वो पिघल कर वहां संख्या उसका आयतन बढ़ता है तो कहीं से निकलता है और इस तरह से चीजें मैनेज होती है। ये दो कारण हो गए आपके। पहला कारण हम लोग देखे क्रस्टमेंटल कोर का अलग अलग घूर्णन, उससे घूर्णन से फ्रिक्शन और फ्रिक्शन से उष्मा का जनन। दूसरा कारण देखा है कि ये जोन में डिफरेंट प्लेट्स अंदर की तरफ जाती हैं, पिघलती हैं, जिससे उष्मा का जनन होता है। और तीसरा कारण जो है, लिख लीजिए पहले, तीसरा कारण जो है वो है क्रस्ट की गहराई में स्थित आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों में रेडियो एक्टिव पदार्थों की उपस्थिति का होना, जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, इल्बेनाइट है, बहुत सारे ऐसे चीज हैं। तो ये जैसे कर दीजिए, जैसे ये है, ये नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और ये इसको रेडियो एक्टिव कहिए चाहे इसको रेडियो सक्रिय कहिए, तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ स्वतः विखंडित होते हैं। मतलब कि ये खुद ही धीरे धीरे ये टूटते हैं और इस टूटने के दौरान लगातार ये कुछ प्रमुख तरंगों को रिलीज करते हैं, जिसके कारण उष्मा जनरेट होती है। ये रेडियो शक्ति पर सतत विखंडित होते रहते हैं तथा इस फिजन के दौरान या विखंडन के दौरान विभिन्न प्रकार की माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगे, जैसे अल्फा, बीटा, गामा तरंगों, इसको नीचे लिख रहे हैं, हमको लगता है इस जगह पर थोड़ा बोर्ड खराब है, एक लाइन। अल्फा, बीटा, गामा तरंगों का उत्सर्जन करते हैं। तो एक
ये कारण है आपका देखिए, कार्बन डेटिंग पद्धति कई सारे तरीके होते हैं। जब बहुत पुराना हो चीजें, और जैसे कि मान लीजिए कि कार्बन डेटिंग से आप 300 से 400 वर्ष पुराने कर सकते हैं, मगर आपको और पुराने समय का चीजों को पता करना है तो आपको यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जैसे कि एक और भी है, एक और भी सिद्धांत इससे जुड़ा हुआ, आप लिख लीजिएगा चौथे नंबर पर। अगर ये होगा नेट, अभी इसमें देख लेते हैं। उसको कहते हैं, ये आधा प है, मेंटल प्लूम सिद्धांत या मेंटल प्लूम कॉन्सेप्ट। अब ये हम लोग आगे देखेंगे, और हम सब जानते भी ये है कौन सा भाग, ये आंतरिक कोर है, ये आपका बाह्य कोर है, आउटर कोर, जो कि इसके विषय में पढ़ेंगे। ये क्या है, अर्ध तरल अवस्था में है। और इसको आप मान लीजिए, इस वाले भाग को स्थेनोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर। एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने प्लेट शब्द सबसे पहले उन्होंने बताया था, उसका नाम है टूजो विल्सन। तो टूजो विल्सन साहब ने 1873 कुछ, मैं आपको ईस्वी बता दूंगा क्या है, उसमें बताया इन्होंने कि क्या होता है कि अब यहां से जो अर्ध तरल अवस्था में तो बहुत ज्यादा गर्म है, तो यहां से क्या होता है कि मैग्मा ऊपर की तरफ चलती है, यहां से मैग्मा ऊपर की तरफ चलती है, और यहां पहुंचकर क्या होता है, ये मैग्मा फिर से नीचे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे घूमी, फिर एक राउंड शेप बनता है। ठीक है, यहां से यहां एक फिर से ध्यान दीजिए, स्टेनोस्फीयर में भी क्या है, मैग्मा है, यहां भी मैग्मा है। ये जो अभी हम आगे पढ़ेंगे आउटर कोर, इसमें भी क्या है, मैग्मा की स्थिति यहां भी। तो यहां से चीजें जो है वो निकलती हैं ऊपर की तरफ, और जब ऊपर की तरफ निकलती है तो एक बात यहां भी ध्यान रखना है आपको, यहां पर जितना तरल अवस्था में मैग्मा मिलेगा वहां पर तरल अवस्था में लिखा जरूर है, मतलब उतना द्रव के रूप में, जहां मैग्मा यहां जितना द्रव में है उस प्रकार में यहां नहीं मिलता है, क्योंकि यहां तक आते हैं तो ऊपर से प्रेशर ज्यादा है, तो वहां पर बिल्कुल द्रव के रूप में नहीं होगा। ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है ना, क्योंकि कोई भी गर्म चीज क्या होती है, ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो यहां से जैसे जैसे ऊपर जाता है वो थोड़ा सा उसमें क्या कर सकते हैं, नहीं नहीं, उसमें जो द्रव का जो नेचर होता है, मतलब उसमें अर्ध तरल से ठोसपन कम होता जाता है, ठोसपन जो है वो कम होता चला जाएगा आपका, और फिर वो ऊपर स्टेनोस्फीयर के पास जाकर वहां से वो क्या होता है, फिर से वापस नीचे आता है। यानी कि जब ऊपर बढ़ने के बाद एक समय के बाद उतनी गर्मी नहीं रह पाती है मैग्मा में जितनी वो चली थी उस समय थी, तो वहां ऊपर जाकर ठंडा होकर भारी होकर क्या होता है, फिर से नीचे आता है, और ये एक प्रोसेस चलता है। इसको सबसे पहले टूजो विल्सन ने कहा, और इसको आगे चलकर जेम्स मॉर्गन साहब ने भी ये कॉन्सेप्ट दिया आपका। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट बताता है कि इसके कारण भी स्टेनोस्फीयर को क्या होता है, नीचे से कहीं ना कहीं एक माचिस लगाई जाती है उसको कि भाई तुम गर्म हमेशा बने रहो, है ना। तो ये भी स्थिति है आपकी। तो मेंटल प्लूम सिद्धांत में आप लिखेंगे कि मेंटल प्लूम, प्लूम मतलब वही ऊपर जाना, मेंटल प्लूम की सर्वप्रथम व्याख्या
1963 में 1963 ईस्वी में टूजो विल्सन ने की थी, टूजो विल्सन ने की थी, जबकि इसे एक सिद्धांत के रूप में, मतलब उसके आगे पीछे सारे पक्ष को, जबकि इसे एक सिद्धांत के रूप में व्याख्या का श्रेय जेम्स मॉर्गन को जाता है, जेम्स मॉर्गन को जाता है। और ये जेम्स मॉर्गन साहब ने 1971 में, बस हो गया, 1971 में ये दिया था। ठीक है, तो चलिए इसको अब डिटेल आगे भी देखेंगे। इसमें आपको याद रखना है कि मेंटल प्लूम शब्द का प्रयोग जो है वो, या फिर सबसे पहले इसकी चर्चा करने वाले टूजो विल्सन थे, जिन्होंने प्लेट शब्द की भी चर्चा की, और इसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में डिस्क्राइब करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जेम्स मॉर्गन साहब को। ये है, और बाद में देखेंगे हम लोग इसमें। तो ये 4 ऐसे कारण हैं स्टेनोस्फीयर के में ऊष्मा के जनरेट होने का। चलिए, कल के मुहर्रम है क्या? अच्छा, जैसा होगा एक बार सूचना। मगर आप लोग अब टेस्ट के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आज तो नहीं हुआ, मगर नेक्स्ट क्लास को हो जाएगा ये। मैसेज एक बार चला जाएगा।